नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों को हम आपके साथ साझा करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 168 में। यदि आप खबरों के पीछे के पुराने दर्शक हैं तो आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से मतलब एपिसोड नंबर 166 एंड 167 से हम चर्चा कर रहे हैं 25 जुलाई 2005 को जब बिहार में राष्ट्रपति शासन था। उन दिनों पटना में, मतलब तारीख तो 25 जुलाई ही है, तब के सबसे सेंसेशनल मर्डर अशोक यादव केस की, अशोक यादव की हत्या हुई थी। अशोक यादव कौन थे? अशोक यादव न सिर्फ आरजेडी के नेता थे बल्कि रेल मंत्री लालू यादव के दूसरे सबसे बड़े साले व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साधु यादव के सबसे खास थे। साथ में पटना वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी थे। ऑफिस में ही बम मारकर भेजा उड़ा दिया गया था अशोक यादव का। तब पटना कई दिनों तक लहकता रहा था। पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ही तनाव के माहौल में मारे गए अशोक यादव के मासूम 6 वर्षीय बेटे बिट्टू ने अपने पिता को अगले दिन मतलब 26 जुलाई 2005 को मुखाग्नि दी थी। पटना शहर में गवर्नर बूटा सिंह हाय हाय के नारे लग रहे थे। रेल मंत्री लालू यादव आए थे, सीबीआई जांच कराने का आश्वासन भी दिया था। केंद्र में मंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, लेकिन दिल्ली लौट चुके थे। सीबीआई जांच तो कभी हुई ही नहीं। वारदात की जांच के लिए पटना के एसपी सिटी शालीन के नेतृत्व में एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ था और इस दर्ज मुकदमे में जो एफआईआर हुई थी, पहली एफआईआर, उसमें पटना नगर निगम के मेयर कृष्ण मुरारी यादव, पटना जिला परिषद के चेयरमैन संजय कुमार, पटना वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर रविंद्र कुमार और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उपेंद्र शर्मा को नामजद किया गया था। अभी सभी फरार चल रहे थे। शक के घेरे में सबसे अधिक चीफ इंजीनियर रविंद्र कुमार ही थे, क्योंकि इनसे अशोक यादव की तनातनी चल रही थी, झगड़ा भी हुआ था। और याद कीजिए कि वारदात के दिन मतलब 25 जुलाई को मर्डर के तुरंत बाद गुस्साए लोगों ने इनके घर पर मतलब चीफ इंजीनियर रविंद्र कुमार के घर पर अटैक किया था और उनकी गाड़ी भी आग के हवाले कर दी थी। अब आगे की बात हम करते हैं। हत्या हो गई, अंत्येष्टि भी हो गई, लालू यादव भी आ गए, गवर्नर बूटा सिंह हाय हाय का नारा भी लग गया। पर चुनौती तो ये थी ना कि हत्यारा कौन है इसका पता करें, कि किसने हत्या की, मतलब कि मौके पर आकर वारदात को अंजाम किसने दिया। कारण कि जो नामजद थे वे स्वयं तो वारदात को अंजाम देने आए नहीं थे। इसलिए क्राइम के नेचर और सिग्नेचर को देख अपराधी की पहचान शुरू करने की जो भी कोशिश थी वो शुरू की गई। एसआईटी ने क्राइम स्पॉट पर जाकर क्राइम के सीन को रिक्रिएट किया। इससे यह पता चला कि वारदात को अंजाम देने जो अपराधी आए थे उनमें 2 अपराधी ऐसे थे जिन्हें शायद अपनी पहचान होने का डर था। क्यों, कैसे पता चला? यह ऐसे पता चला कि मोटरसाइकिल सवार जो क्रिमिनल थे, जितने भी थे, 6 की संख्या बताई गई थी, उनमें 2 को छोड़ सभी के चेहरे खुले हुए थे, जबकि 2 ने जो बम मारने आगे आए थे उन्होंने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था। ऐसे में यह सवाल पैदा होना लाजमी भी था कि वे 2 कौन हो सकते हैं जिन्हें इस बात का डर था कि वे पहचान लिए जाएंगे। क्या सचमुच में मार दिए गए अशोक यादव या वहां मौजूद रहे दूसरे लोग इन 2 कातिलों को पहचान सकते थे जिन्होंने स्कार्फ बांध रखा था? संभावनाएं हाँ और ना में झूलती रही। कोई निष्कर्ष लंबे वक्त तक नहीं निकला। अब असली और बड़ा सवाल कातिल को तलाशने के लिए, असली कातिल को तलाशने के लिए यह था कि इस कदर बमबाजी कर मर्डर करने वाला अपराधी
पटना और बिहार के अंडरवर्ल्ड में कौन कौन हो सकता है। यह कोई मामूली हत्या नहीं थी। और फिर पटना शहर में बम मारकर हत्या करने का ट्रेंड तो काफी पहले खत्म हो गया था। बड़े मर्डर जो हो भी रहे थे उनमें भी नए सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल हो रहा था। पटना गवाह बना था। चाहे आप ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या देख लें या और भी कई वारदात हुए थे पिछले कई सालों में जिनमें सोफिस्टिकेटेड वेपन इस्तेमाल किए गए थे। और फिर जिस तरीके से अशोक यादव को मारा गया था उस तरीके का बम तो हर कोई बांध भी नहीं सकता था। तो ऐसे में बहुतों को पटना सिटी के बहुत पुराने अपराधी राजकुमार गुप्ता की याद आने लगी, जो बम बनाने का ही उस्ताद था। पूरे बिहार के अपराधी गैंग राजकुमार गुप्ता से बम लेने को तैयार रहते थे। कहा जाता था कि बम की फैक्ट्री थी पटना सिटी में राजकुमार गुप्ता की। चुनावों के वक्त तो उसके यहां बुकिंग की बड़ी लंबी वेटिंग चलती थी। लेकिन गुप्ता भी तो बहुत पहले ही मारा जा चुका था। इसके बाद पटना शहर में बमों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई खास क्रिमिनल नोटिस नहीं किया गया था। हां, कुछ आलमगंज सुल्तानगंज इलाके में थे, फुलवारी में भी थे। पर अशोक यादव के मर्डर में जिस तरीके के बम का इस्तेमाल हुआ था वैसा बम बांधने और मारने के लिए ये सभी आलमगंज सुल्तानगंज और फुलवारी वाले नहीं जाने जाते थे। तब पटना शहर में रंगदारी के लिए कोहराम मचा रखा था गैंगस्टर गुड्डू शर्मा ने। गुड्डू शर्मा के जो गुर्गे थे वे भी बम फेंका करते थे, लेकिन उनके बम भी इस तरीके का नहीं हुआ करते थे जो भेजा ही उड़ाते। और जिस बम के बूते अशोक यादव को मार दिया गया। याद करिए, आपको कल ही हमने खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 167 में बताया था कि मर्डर की जांच के लिए गठित एसआईटी ने जो एक्सपर्ट हैं उनका सहारा लेकर बम मारने वाले अपराधी का एक संभावित स्केच तैयार कराया था। अब यह स्केच उन लोगों से पूछताछ के बाद तैयार किया गया था जो घटना स्थल पर मौजूद थे, घायल हो गए थे, बच गए थे। अशोक यादव तो मारे ही जा चुके थे। अब इस स्केच के माध्यम से बम मारने वाले क्रिमिनल की पहचान करने की कोशिश की जाने लगी। स्केच को स्थानीय अखबारों में छपवाया गया और गुप्त जानकारी मांगी गई। फिर जैसा होता है प्रत्येक बड़े अपराध की जांच में कुछ स्पेशल पुलिस वाले लगाए जाते हैं और ये स्पेशल पुलिस वाले अंडरवर्ल्ड में जो उनकी पैठ होती है, जो उनके मुखबिर होते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। ठीक ऐसा ही अभ्यास एक्सरसाइज अब अशोक यादव मर्डर केस की जांच में किया जा रहा था। कुछ विशेष पुलिस वाले स्केच लेकर पटना के बेऊर जेल में भी गए थे। भरोसे के अपराधियों से मदद मांगी और इसके बाद कुछ कुछ जानकारी स्पष्ट होने लगी थी। अब पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसी आधार पर पटना पुलिस से लेकर बिहार पुलिस के मुखिया डीसीपी आशीष रंजन सिन्हा ने यह कहना शुरू कर दिया था कि मर्डर करने वाले अपराधी की पहचान करीब करीब कर ली गई है। गवर्नर बूटा सिंह भी कहना शुरू कर चुके थे कि अशोक यादव मर्डर केस में ब्रेक थ्रू मिल गया है पुलिस को। और आगे 48 आवर्स में या 48 आवर्स के बाद यह कहा जाने लगा कि अशोक यादव को बम मारकर उड़ाने वाला अपराधी जो है उसका नाम नौशाद कुरैशी है। अब ये नौशाद कुरैशी कौन? तो बताया यह गया कि ये नौशाद कुरैशी आरा भोजपुर के कसाई टोला का रहने वाला दुर्दांत अपराधी है। स्केच के मुताबिक जो एक्सपर्ट ने तैयार किया था उसका हुलिया नौशाद कुरैशी से ही मेल खा रहा था करीब करीब, यह भी दावा किया गया। लेकिन नौशाद कुरैशी की जब कुंडली खंगाली गई और जब उसके ठिकाने जानने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ कि यह कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बहुत ही बड़ा अपराधी है। एक ऐसा अपराधी है जिसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नौशाद कुरैशी की कुंडली में
उसकी अपराध कथा का प्रारंभ साल 1991 से ही शुरू हो गया था। इसने बड़ी बड़ी वारदातों को बम के धमाकों से ही अंजाम देना शुरू किया था। देश के कई प्रदेशों में, मतलब सिर्फ बिहार में ही नहीं, इसने सुपारी हत्याएं की थी और बहुत सारी वारदातों में ठीक इसी तरीके का बम इस्तेमाल किया गया था नौशाद के द्वारा, जैसा बम अशोक यादव के मर्डर केस में किया गया था। पुराने खबरी बताते हैं कि नौशाद को साल 1997 या 1998 में बिहार के बाहर पकड़ भी लिया गया था। फिर उसे बिहार लाया गया, आरा जेल में डालकर रखा गया। सरकार ने उसे लंबे अरसे तक कैद रखने की कोशिश भी की, इसीलिए गुंडा एक्ट भी उसके खिलाफ लगाया गया। पर कोर्ट कचहरी से लड़कर नौशाद कुरैशी ने गुंडा एक्ट खत्म करा लिया था और बाद के महीनों में जेल से बाहर आ गया था। जेल से बाहर आते ही वह फिर से पुरानी लाइन पर बम मारकर मर्डर करने का धंधा। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी, हुलिया मिलने के बाद भी, नौशाद कुरैशी का मूवमेंट पता करने के बाद भी एसआईटी के लिए चैलेंज यह था कि पटना पुलिस के पास नौशाद कुरैशी की कोई बहुत ताजी तस्वीर नहीं थी। पटना पुलिस के पास तो थी ही नहीं, भोजपुर पुलिस के पास भी जो थी वह बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं थी। आगे और भी कुछ जानकारी देने से भोजपुर की पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। हां, भोजपुर पुलिस ने यह और बता दिया था कि जैसा नौशाद कुरैशी करता है, बम मारकर उड़ाता है, ठीक उसी रास्ते पर उसका छोटा भाई खुर्शीद कुरैशी भी चल पड़ा है। वह भी बम मारकर मर्डर करने में महारत हासिल किए हुए हैं। आप वैसे भी यदि आज के साल 2021 की तारीख में भी देखेंगे तो यह जानेंगे कि अब भी बम मारकर वारदात करने की सबसे अधिक घटनाएं बिहार के भोजपुर जिले में ही प्रतिबंधित होती है। आरा तो इसका घर है। तरह तरह के बम का इस्तेमाल करते हैं इधर के क्रिमिनल। लंबू शर्मा आपको याद है ना, अभी कुछ साल पहले ही इसने टिफिन में बम का प्रयोग कर इसने खुद को जेल से तब भगाया था जब इसे पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। और इस बम विस्फोट में इसकी गर्लफ्रेंड, जिसे टिफिन बम दिया गया था, वह भी मारी गई थी और एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया था। तो लंबू शर्मा, इसी प्रकार की और भी वारदात हुई है लंबू शर्मा के बारे में। तो यह भी कहा जाने लगा कि वह जेल से भागा था यूपी के अंडरवर्ल्ड डॉन और एमएलए मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए, जिसके लिए उसे सुपारी मिल चुकी थी। पहचान करने को वह उत्तर प्रदेश की जेल में भी गया था जहां मुख्तार अंसारी तब बंद थे, लेकिन वारदात कर पाता। इसके पहले ही नई दिल्ली में स्पेशल सेल द्वारा लंबू शर्मा अरेस्ट कर लिया गया था। खैर, तो अशोक यादव मर्डर केस में बम मारने वाले क्रिमिनल के रूप में नौशाद कुरैशी की ओर बढ़ते कदम अब बहुत आगे नहीं बढ़ रहे थे, या यूं कहें कि रुक गए थे। हुआ यह कि यह किसी ठिकाने पर नहीं मिला, इसके कोई परिवार वाले भी नहीं मिल रहे थे। बिहार सरकार की हिस्ट्री यह कहती थी कि 2 दर्जन से अधिक केसेस इसके खिलाफ हैं और इसकी अरेस्टिंग पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। इन्वेस्टिगेशन में जब यह बात सामने आई कि नौशाद कुरैशी का अब सुरक्षित ठिकाना सिवान है, तो पुलिस वालों के बढ़ते कदम और भी ठहर गए। सिवान का जैसे ही जिक्र आया तो सांसद शहाबुद्दीन, बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की सरपरस्ती का नाम भी सामने आने लगा। तब का दौर भी ऐसा था कि बिहार यूपी के बड़े बड़े अपराधी सिवान पहुंचकर अपने को अभेद्य किले में सुरक्षित, सेफ मानने लगते थे। वैसे तो साल 2001 तारीख 16 मार्च शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में भी सिवान के तत्कालीन एसपी बच्चू सिंह मीना ने जबरदस्त मुठभेड़ की थी, लेकिन बाद में फिर से प्रतापपुर उसी तरीके से किला बनता जा रहा था। और 2001 की मुठभेड़ की हम याद दिला दें कि इस मुठभेड़ में भी राजधानी पटना सिटी का रहने वाला बिहार का मोस्ट वांटेड
क्रिमिनल सुलेमान भी मारा गया था। कहा जाता है कि सुलेमान ठीक शहाबुद्दीन के पीछे से पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। खैर, तो जब बात पहुंच गई सिवान की, तो एसआईटी को यह खबर मिलने लगी कि अशोक यादव की हत्या करने को सारे क्रिमिनल सिवान से ही आए थे, जिसको नौशाद कुरैशी ही लीड कर रहा था। ऐसा भी नहीं कि इस इंफॉर्मेशन पर सिवान पुलिस ने पटना पुलिस के रिक्वेस्ट पर रेड नहीं की। मुझे याद है कि तब जुलाई 2005 की हम बात कर रहे हैं। सिवान के एसपी रत्न संजय थे, बहुत ही कड़क पुलिस पदाधिकारी। शहाबुद्दीन से तो बिल्कुल ठनी ही हुई थी। पटना पुलिस की सूचना पर वे सिवान नगर थाना के एसआई वीरेंद्र पांडे को लेकर फिर से शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में घुस गए थे। अब तक माहौल यह हो गया था कि प्रतापपुर में जब पुलिस जाती थी तो इनकाउंटर करने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। शहाबुद्दीन कब से गांव नहीं आ रहे थे, लेकिन इस रेड में, रत्न संजय की रेड में, नौशाद कुरैशी व अशोक यादव हत्याकांड में वांटेड दूसरे क्रिमिनल नहीं मिले थे, पर अजय सिंह के साथ इनकाउंटर में मारे गए शहाबुद्दीन के सबसे खास शूटर रियाजुद्दीन के घर से एक हरे रंग की एयर कंडीशन क्वेलिस गाड़ी बरामद की गई थी, जिसे एसपी रतन संजय ने कहा था कि यह गाड़ी चोरी की है। अजय सिंह के बारे में आपको तो पता ही है कि वे सिवान की मौजूदा सांसद, जेडीयू की सांसद कविता सिंह के हस्बैंड हैं, और तब वे शहाबुद्दीन के खिलाफ हथियार उठाए हुए थे। इस रेड के 2-4 दिनों बाद ही रत्न संजय को सिवान के एसपी पद से गवर्नर बूटा सिंह ने हटा दिया था, और इस तबादले पर बिहार में सियासत भी गर्मा गई थी। नीतीश कुमार जो विपक्ष के नेता थे, मतलब गवर्नर का रूल था, तो नीतीश कुमार आगे लड़ने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने कहा था कि यह जो तबादला है रत्न संजय का, वह शहाबुद्दीन के पक्ष में लिया गया फैसला है। और आगे ये हुआ कि गिरफ्तारी कुछ हो नहीं रही थी, सिर्फ बातें हो रही थी। कभी आज तो कभी कल का दावा किया जा रहा था, रिजल्ट 0 था। और तो और यह पता करने में भी सफल नहीं हो रही थी कि यदि अशोक यादव को बम मारकर नौशाद कुरैशी नहीं उड़ाया है तो आखिर क्यों? यह सवाल इसलिए बन रहा था क्योंकि नौशाद कुरैशी या सिवान के किसी और गैंगस्टर के साथ अशोक यादव की कोई दुश्मनी तो थी नहीं। तो इस कारण यह तो तय था कि अशोक यादव की हत्या के लिए सुपारी दी गई है, और यह सुपारी कोई छोटी मोटी राशि नहीं हो सकती थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह था कि सुपारी देने वाला कौन है। एसआईटी वाले घुमा फिरा पंप घोटाले की फाइल खुलने से होने वाले नुकसान की बात कर रहे थे। इस घोटाले को सीएजी की रिपोर्ट में भी पकड़ा गया था, और तब वाटर बोर्ड के अधिकारियों के साथ पटना के एक प्राइवेट फर्म मेसर्स ज्योति पंप लिमिटेड की मिली भगत का जिक्र भी आया था। कई करोड़ का घपला हुआ था। यह बात भी एसआईटी नहीं खोल सकी कि यदि नौशाद अंसारी ने ही बम मारकर अशोक यादव को उड़ाया तो वारदात के पहले सभी अपराधी पटना में कहां ठहरे हुए थे और कहां से वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे, और फिर वारदात के बाद गए कहां। कहा यह जाने लगा कि सिवान कनेक्शन के सामने आते ही सब कुछ ठंडा पड़ने लगा था। दिन बीतते जा रहे थे, और जल्द ही ऐसा वक्त आया जब अशोक यादव की हत्या को पटना भूल गया। मर्डर के बाद हर तरीके की बात करने वालों की प्रायोरिटी भी अब बदल गई थी। फिर अशोक यादव के बच्चे तो साल 2005 में बहुत ही छोटे छोटे थे। सबसे बड़े बेटे बिट्टू की उम्र ही मात्र 6 साल की थी। वह तो सिर्फ पापा को याद कर रो रहा था। इस उम्र में वह हत्यारों को पकड़वाने या सजा दिलाने के लिए लड़ता कहां से। फिर जैसे ही राष्ट्रपति शासन के दौरान नवंबर 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव कराने की हलचल बढ़ी, लोगों को अशोक यादव मर्डर केस का याद भी नहीं रहा। पुलिस को भी चुनावी व्यस्तताओं के कारण केस को कोल्ड स्टोरेज में बंद करने का अवसर मिल गया। अब सभी बिहार विधानसभा के चुनाव में बिजी थे।
चाहे लालू यादव हो या साधु यादव। दूसरी ओर जंगल राज खत्म करने के नारे के साथ नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे। चुनाव हुआ, नतीजे आए और अब लालू राबड़ी राज के साथ गवर्नर के राजपाट को भी खत्म कर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन गए थे। पटना को राष्ट्रपति शासन के दिनों में ही एसएसपी के तौर पर कुंदन कृष्णन ने संभाल लिया था, जो अब पटना में मौजूद, पटना के बाहर के नहीं, शुरुआत हुई थी पटना में मौजूद अपराधियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से पटना को साफ किया जा रहा था। अब सबों की प्राथमिकता पुरानी बातों में जाने की बजाय नई चुनौतियों से निपटने की थी। नई चुनौतियों में 25 जुलाई 2005 को पटना वाटर बोर्ड के चेयरमैन अशोक यादव मर्डर केस को प्राथमिकता कहां मिलनी थी। तो ध्यान रखिए, आज के एपिसोड का अंत अभी हम जरूर यहीं कर रहे हैं, पर अशोक यादव मर्डर केस की स्टोरी आज खत्म नहीं हो रही है। शहाबुद्दीन बनाम साधु यादव के बीच क्या हुआ यह भी तो बताना है। साथ में यह जानना भी आप अवश्य ही चाह रहे होंगे कि बिहार पुलिस ने तो छोड़ दिया, लेकिन नौशाद कुरैशी का आखिर हुआ क्या, कहां गया, जिंदा है या मर गया, सब कुछ बताएंगे आपको कल खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 169 में। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अंतिम निवेदन कि यदि आप मुझे कोई और कहानी बताना चाहते हैं, कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई परामर्श देना चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल करें, संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेजें। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आज दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात 9 बजे।